गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रवि कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो हम कहाँ थे बच्चों? कोशिका विभाजन पर। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं। कोई भी जीव होगा उसमें यदि वृद्धि हो रही है तो वृद्धि कैसे होगी? जब नई नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। इसमें क्या होता है, जो पुरानी और मृत मतलब जो बेकार हो जाती हैं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का क्या होता है? प्रतिस्थापन। किससे? जो नई कोशिकाएं बनती हैं। और प्रजनन हेतु क्या बनते हैं? युग्मक। ठीक है। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मतलब नई कोशिकाएं बनना। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। देखो, कोशिका विभाजन दो तरीके से होता है, एक सूत्री विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं, उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कह रहा है बच्चों? ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर जो कोशिकाएं होती हैं, जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सूत्री विभाजन। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मात्र कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। इसमें क्या होता है? हर कोशिका दो संतति कोशिकाएं बनाती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही होती है। जो कोशिकाएं नई बनती हैं इसमें, उसमें गुणसूत्र कैसे होते हैं? जैसे मात्र कोशिका में होते हैं। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती हैं। जंतु और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं, जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती हैं। देखो, ये समसूत्री विभाजन है। ठीक है। इसमें ये मात्र कोशिका, ये गुणसूत्र इनके एक जैसे होते हैं, और ये हो गई संतति कोशिकाएं। अलग प्रकार का विभाजन है। यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण विभाजन कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह चार नई कोशिकाएं बनती हैं। पहले दो नई कोशिका बन रही थी, अब अर्धसूत्री में क्या होता है? चार नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जो नई कोशिकाएं होती हैं, जो मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं, उससे आधे गुणसूत्र उनमें होते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। जैसे मात्र कोशिका थी, ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ फर्स्ट, फिर अर्धसूत्री विभाजन हुआ सेकंड। तो यहां हमने क्या पढ़ा बच्चों? कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के चारों ओर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ये झिल्लियां लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका का सक्रिय भाग है। यह पदार्थों को गति को कोशिका के भीतर तथा बाहरी वातावरण से नियमित करती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप की कोशिकाओं में स्थित कोशिका भित्ति फंजाई तथा बैक्टीरिया को अल्प परासरण दाबी घोल में बिना फटे जीवित रहने देती है। यूकेरियोट में केंद्रक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। यह कोशिका की जीवन प्रक्रिया को निर्देशित करता है। अतः कोशिकाएं परिवहन तथा उत्पादक सतह के रूप में कार्य करते हैं। गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिकाओं का स्तंभ है। यह कोशिकाओं में बने पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग करता है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में झिल्ली युक्त अंगक जैसे प्लेस्टिड होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? जिसमें क्लोरोफिल होता है। उन्हें क्या बोलते हैं? क्लोरो
प्लास्ट ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य संचयन करना होता है। अधिकांशतः परिक्रम पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। यह कोशिका की उत्पत्ति को बनाए रखती है और यह अपशिष्ट पदार्थ सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं होता। उनके क्रोमोसोम के स्थान पर न्यूक्लिक अम्ल होता है और उनमें केवल राइबोसोम्स होते अंगक के रूप में होते हैं। जीवधारियों में कायिक वृद्धि कोशिकाएं विभाजित होती हैं। अब देखो ये आपको सारे क्वेश्चन करके लाने और जो नहीं हो वो मुझसे बताइए, ठीक है। जितने भी ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं ये सब आपको नोटबुक में करने हैं इनके आंसर, और जो जो नहीं होते हैं वो मुझे बताइएगा, फिर हम आगे उस पर चर्चा करेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना, पहले पादप कोशिका पढ़ना फिर जंतु कोशिका पढ़ना, उसमें अंतर आपको अपने आप पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लिख लेना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है, दोनों को आप एक बार पढ़िएगा, आप अपने आप ही अंतर लिख लेंगे। यदि प्लेज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा, ये हमने ऊपर पढ़ा था भी। यदि गाल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा। कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है, ऊपर पढ़ा था, और क्यों है। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। परासरण क्या है। आप इन क्वेश्चन के आंसर को लिखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं बताइए, फिर हम उस तरीके से नोट्स भी आपको बनवाएंगे। पहले आप खुद करिए ना और उसके बाद लाइए, ठीक है बच्चों। 5वां चैप्टर हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम अध्याय 6 में आते हैं। इस अध्याय का नाम क्या है, ऊतक, टिश्यू। हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। हमने ये पीछे पढ़ाई कि जितने भी जीवित प्राणी और पौधे वो किन से बने हुए हैं, कोशिकाओं से। एक कोशिका जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। एक कोशिक जो जीवों में होते हैं वो जितने भी मौलिक कार्य होते हैं वो एक कोशिका ही द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की प्रक्रिया, गैस विनिमय और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। लेकिन बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं। जिनके पास बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो उनमें तो लाखों कोशिकाएं हुई जो बहुकोशिक जीव हैं। इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्य को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। इनमें से क्या होता है, जो मोस्टली अधिकतर जो होती है वो कुछ विशिष्ट कार्य करने में ही सक्षम होती है। ये नहीं कि हर कोशिका हर कार्य करेगी। हर कोशिका का अपना एक विशिष्ट कार्य पहले ही स्पष्ट होता है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। मतलब ये रहता है कि स्पेशलाइज कर दिया जाता है कि अगर कोई बहुकोश के जीव है तो उसमें ये वाली कोशिका यही काम करेगी, ठीक है, और ये वाली कोशिका यही काम करेगी। अब जैसे हमारे शरीर में ले लो, पैर हैं तो पैर से हम चल सकते हैं, ठीक है, पैर के सहारे बैठ सकते हैं। हाथ हैं, हाथ से हम खा सकते हैं, पैर से खा तो नहीं सकते ना, नहीं खा सकते ना। तो वही आंखों से देख सकते हैं, हाथों से तो नहीं देख सकते, ना पैरों से देख सकते। उसी तरीके से जो बहुकोश के जीव होते हैं उनमें क्या होता है, अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग कार्य स्पष्ट होते हैं। मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है। जो मनुष्य में होती है पेशीय कोशिका क्या होती है, फैलेगी और सिकुड़ जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे कि गति हो गई। तंत्रिका कोशिकाएं संदेशों की वाहक होती हैं। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, संदेशों की वाहक, जैसे रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करना होता है। भाई रक्त को बहाना है, इधर बहाना है, इस जगह बहाना है, यहाँ से जाएगा, ऑक्सीजन ऐसे ली जाएगी, ऐसे छोड़ी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन ऐसे खाया जाएगा, फिर वो आपका आहार नाल में जाएगा, फिर आगे वो कार्य करेगा। हार्मोन, अपशिष्ट। पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। जो पौधों में होती हैं वाहक नलिका क्या करती हैं, वो संबंधित कोशिकाएं जो होते हैं भोजन को और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। अतः बहुकोषीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। बहुकोशिक जीवों में क्या होता है, श्रम विभाजन, की भाई तू ये कार्य करेगा, ये कार्य करेगा और ये कार्य करेगा। अब क्या होता है, शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के
कार्य को संपन्न करती हैं, में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में रहती हैं। अब क्या होता है, शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो एक तरह के कार्य करने में अपने आप को दक्ष कर लेती हैं। वो दक्ष होते हैं, मतलब उनसे अच्छा नहीं कर सकता, वो सदैव एक समूह में रहेंगी। इससे ज्ञात होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य करने के एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं का एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है, ऊतक। क्या कहलाता है, ऊतक। ये उत्तम अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी किसके उदाहरण हैं, ऊतक के। तो आप यहाँ से ऊतक के बारे में लिख लेंगे। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है, समूह में एक ऊतक का निर्माण करती हैं। क्या होता है, जो कोशिकाएं आकृति में तो एक जैसी होंगी और किसी एक कार्य को करने में दक्ष भी होंगी, वो क्या करेंगे, एक ऊतक का निर्माण। क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचनाओं और उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचना समान होती है? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। पौधे जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होना होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं। ये सहारा प्रदान करने वाले ऊतक प्राय मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। दूसरी ओर जंतु भोजन, साथी और आश्रय की खोज में इधर उधर विचरण करते, तो जंतु होंगे उन्हें खाना भी चाहिए, साथी भी चाहिए और आराम करने की जगह भी चाहिए। ये पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करेंगे। जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप एक और भिन्नता होती है। वो क्या होती है, पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है, जबकि जंतुओं में ऐसा नहीं होता। पौधों के कुछ ऊतक जीवन पर विभाजित होते हैं, ऐसे ऊतक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के ऊतकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभेज्योतक तथा स्थायी ऊतक। जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एकरूप होती है, अतः जंतुओं में विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्र की कोई निश्चित सीमा होती ही नहीं। अंगों और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जो होता है वो जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। विशेषकर इनके भोजन करने की प्रक्रिया में संरचनात्मक संगठन एक और पौधों के गतिहीन अस्तित्व तथा दूसरी ओर जंतुओं के प्रचलन के लिए अंग तंत्रों के विकास हेतु विभिन्न प्रकार से अनुकूलित होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में अब हम ऊतकों की अवधारणा के बारे में विशिष्ट चर्चा करेंगे। तो आपको ये दो क्वेश्चन करने, क्या ऊतक क्या है इसका आंसर देना है, उसके बाद बहुकोश के जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। पादप ऊतक, विभज्योतक। प्याज के मूल में वृद्धि हो गई, देखो। अब क्रियाकलाप की हमने 2 शीशे के जार लिए और उनमें पानी भर दिया। अब 2 प्याज लिए और दोनों जारों पर एक साथ प्याज, एक एक करके प्याज रख दिया। कुछ दिनों तक दोनों प्याजों के मूलों की लंबाई मापी। पहले और दूसरे और तीसरे दिन में मूलों की लंबाई को माप लिया। दूसरे जार में रखी प्याज के मूल को चौथे दिन में 1 सेंटीमीटर काट लेते हैं। इसके बाद दोनों जार में रखी प्याजों मूलों की लंबाइयों को 5 दिनों तक निरीक्षण करें और उनमें हुई प्रत्येक दिन की वृद्धि की माप को नीचे दी गई तालिका में लिखें। यह आप कर ही लेंगे। ऊपर के निरीक्षणों को देखते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किस जार में रखी प्याज की मूल लंबी है? हमारे द्वारा मूल के ऊपरी हिस्से को काट लेने के बाद भी क्या वह वृद्धि करती है? जब हम जार में रखी प्याज को मूल ऊपरी हिस्सों को काटते हैं तो वृद्धि करना बंद कर देंगी। क्यों? पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। क्या होता है? पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है।
ऐसे ऊतकों को विभज्योतक ऊतक भी कहते हैं। ये विभज्योतक किस भाग में स्थित हैं? विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें शीर्ष, कैम्बियन तथा अंतर्विशिष्ट भागों में वर्गीकृत किया जाता है। किनमें? शीर्ष, कैम्बियम तथा अंतर्विशिष्ट भागों में। विभज्योतक के द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक की तरह होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती हैं परिपक्व हो जाती हैं। इनके गुणों में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित होती हैं। किसी पौधे में विभज्योतक की स्थिति, ये पार्श्व विभज्योतक है, ये अंतर्विशिष्ट और ये शीर्ष विभज्योतक। इसका फिगर आपको बनाना और इसके बारे में भी लिखना है। प्रहोग के शीर्ष विभज्योतक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभज्योतक के कारण होती है। अंतर्विशिष्ट विभज्योतक कुछ पौधों में पर्वसंधियों के पास पाए जाते हैं। विभज्योतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास रसधानी नहीं होती। क्या हम सोच सकते हैं कि उनके पास रसधानी क्यों नहीं होती? आप कोशिकाओं पर आधारित अध्याय में उल्लेखित रसधानियों के कार्यों का संज्ञान ले सकते हैं। अब है आपका स्थायी ऊतक। विभज्योतक द्वारा बनी कोशिकाओं का क्या होता है? ये एक विशिष्ट कार्य करती हैं और विभाजन होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप वे स्थायी ऊतक का निर्माण करती हैं। मतलब ये क्या होता है? विभज्योतक द्वारा जो बनी कोशिकाएं होती हैं वो एक विशिष्ट कार्य करती हैं और अपने विभाजन होने की शक्ति को खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप ये क्या होते हैं? स्थायी ऊतक हो जाती हैं। इस प्रकार एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? विभेदीकरण। विभेदीकरण किसे बोलते हैं? ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। विभज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टकृत होकर विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक का विकास करती हैं। तने का सेक्शन काट ये आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। एक पौधे के तने को लीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से उसके पतले सेक्शन काटिए। अब सभी सेक्शन को सैफरडिन से रंजित करें। एक अच्छे से कटे हुए सेक्शन को स्लाइड पर रखें और उसे ग्लिसरीन की एक बूंद डालें। उसका कवर स्लिप से ढक दें और स्लाइड का निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी से करें। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करें, उनके विन्यास को देखें। क्या सभी कोशिकाओं की संरचनाएं समान हैं? कितने प्रकार की कोशिकाओं को देखा जा सकता है? क्या हम उन कारणों पर विचार कर सकते हैं कि कोशिकाएं इतने प्रकार क्यों हैं? हम पौधों की मूल का सेक्शन काटने की कोशिश कर सकते हैं। हम विभिन्न पदार्थों के मूल और तने का सेक्शन भी काट सकते हैं। अब दूसरी होती है सरल स्थायी ऊतक। एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला स्थायी ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये जीवित कोशिकाएं हैं। ये प्राय बंधन मुक्त होती हैं तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। ये ऊतक क्या करते हैं? प्राय भोजन का भंडार करती हैं, परंतु पैरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों को क्लोरेकाइमा या हरित ऊतक भी बोला जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जिसके कारण ये जल में उतरती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को हम क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। बच्चों जितनी भी इसमें डेफिनेशन आ रही है ना, ये सब आपको लिखनी है। पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य स्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है। ये पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन आता है। ये पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित रूप से कानों पर मोटी होती हैं और अनियमित ढंग से कानों पर मोटी होती हैं तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। और ये आपको फिगर भी बनाना है, ये वाला चारों, ठीक है।
एक अन्य प्रकार का ऊतक स्क्लेरे काइमा होता है। यह ऊतक पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। हमने नारियल के रेशेयुक्त छिलके को देखा। यह स्क्लेरकाइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। यह लंबी और पतली होती हैं क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ये भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता। यह ऊतक तने में सहवन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। यह पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करती हैं। तो बच्चों ये जो फिगर और इसमें आप ये देखना जिसमें भी कहते हैं ये डेफिनेशन आई है, उन डेफिनेशन को आप नोट कर ले कीजिए, वही आपके आगे जाके क्वेश्चन आंसर बन जाते हैं और फिर आपको उसे ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो अपनी नोटबुक में क्या कीजिए, जैसे आपको पता कि हाँ ये डेफिनेशन आई है, इसे कहते हैं, तो वहाँ से वो लिया उठाया और उसे अपनी नोटबुक में लिख दिया। इस तरीके से आपके नोट्स भी अच्छे बन जाएंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके से तो आप मुझे बताइए, मैं उसके नोट्स आपको खुद बनवा दूंगा। इस तरीके से आप अपना भी माइंड थोड़ा विस्तार कीजिए, और नहीं होता तो कोई टेंशन नहीं लेने का। हम किस लिए, हम इसीलिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर जय माता दी।